नमस्कार दोस्तों, वनिका पब्लिकेशंस के फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ दो खूबसूरत बौद्धिक हस्तियां मौजूद हैं। आप लोग उनसे वाकिफ ही हैं। एक है डॉक्टर उषा रानी राव जी और उनसे संवाद करने के लिए हैं आशा पांडे जी। और आप मेरे ख्याल से सभी लोग वाकिफ हैं उनसे, क्योंकि सुविख्यात हैं। तो हम शुरू करते हैं और मैं एक पहले संक्षिप्त परिचय उनका कराना चाहती हूँ आपसे। डॉक्टर उषा रानी राव जी हिंदी विभाग में जो कि बाल्डविन महिला महाविद्यालय बेंगलोर में है, वहां पे आप 24 वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हैं। प्रकाशन की बात करें तो आपके 2 कविता संग्रह अब तक आ चुके हैं, सत्ताएं संवाद नहीं करती और बदलता नहीं नेपथ्य। 2 आपकी अनुवाद की पुस्तकें हैं, महमूद गवान जिसका आपने कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया है और विवेक दीपनी जिसका अंग्रेजी से हिंदी में किया है। एक आपकी आलोचना की पुस्तक बहुत मशहूर है, अभी न होगा मेरा अंत, निराला पर है ये। 4 गद्य संकलनों का संपादन किया है आपने, नदी गायब है, विमर्श, सामाजिक चुनौतियां, व्याकरण भास्कर। और बेंगलोर से प्रकाशित जो दैनिक समाचार पत्र है दक्षिण भारत राष्ट्रमत, उसमें आपने काफी समय तक स्तंभ लेखन किया है। 3 वर्ष दक्षिण भारत में हिंदी का महत्व का आपने संपादन किया है। इसके अलावा आपने 3 साझा काव्य संकलनों का भी संपादन किया है। सामयिक विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कविताएं आपकी देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। यदि आपके सम्मानों की बात करूं तो उनमें से कुछ प्रमुख सम्मान हैं। हैदराबाद साहित्य निधि का आचार्य आनंद ऋषि साहित्य पुरस्कार, सृजन लोक अहिंदी भाषी हिंदी लेखक सम्मान और कवि कुंभ का नव सृजन सम्मान, जो कि प्रमुख सम्मान है। तो ये एक छोटा सा परिचय है डॉक्टर उषा रानी राव जी का। और डॉक्टर आशा पांडे जी का परिचय अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उनकी शिक्षा की बात करूं तो उन्होंने MA PhD किया है प्राचीन इतिहास में और विभिन्न विधाओं में उनके कई संग्रह आ चुके हैं, जिनमें उनके 2 कहानी संग्रह हैं, धूप का गुलाब, चबूतरे का सच और बादल को घिरते देखा है उनका यात्रा वृत्तांत है। एक उनका कविता संग्रह है, तख्त बनने लगा आकाश। एक हाइकू संग्रह भी आया है उनका, खिले हैं शब्द के नाम से। और यह गठरी है प्रेम की, दोहा संग्रह है उनका। खट्टे हरे टिकोरे, ये बाल कविता संग्रह है। इसी तरह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां, लेख, यात्रा वृत्तांत एवं कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। बादल को घिरते देखा है जो उनका यात्रा वृत्तांत है, उसका उड़िया भाषा में भी अनुवाद हुआ है और कई कहानियां हैं जो उड़िया एवं मलयालम में अनुदित हुई हैं और प्रकाशित भी हुई हैं। इसके अतिरिक्त वो आकाशवाणी से कविताएं, कहानियां भी उनकी काफी प्रसारित होती रहती हैं। पुरस्कारों में उनको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2010-11 में। श्री राधे श्याम चितलांगिया स्मृति अखिल भारतीय हिंदी कहानी प्रतियोगिता में 2011 में उनको द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस समय वो अमरावती महाराष्ट्र में निवास कर रही हैं। तो आज का जो हमारा विषय है समकालीन साहित्य का परिदृश्य, तो इस विषय पर संवाद करने के लिए दोनों अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं आग्रह करूंगी आशा पांडे जी से कि सबसे पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों का तो कर लिया हमने, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं संवाद के लिए डॉक्टर उषा रानी राव जी के साथ बातचीत के लिए आपको, आशा पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आगे का सत्र आप संभालिए। आइए, स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद नीरजा जी। मैं उपस्थित सभी, हेलो, क्या ये दिख रहा होगा? उषा रानी राव जी? जी हाँ, जी, अच्छा, हाँ अभी तो सबसे पहले सभी देखने वालों को, हमारे जो मित्रगण हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग साहित्य का समकालीन परिदृश्य इस विषय पर डॉक्टर उषा रानी राव से बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
मैं डॉक्टर उषा रानी राव का उनकी ही एक कविता के साथ बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत करती हूँ। उनकी ही लिखी कविता है कि भादों की नदी सी बहती हृदय की प्यास है प्रेम। भादों की नदी सी बहती हृदय की प्यास है प्रेम। भावना का उफान मात्र नहीं, भावना का उफान मात्र नहीं, अनुभूत की सच्चाई से भरी, पानी में नमक के एकाकार सा, पानी में नमक के एकाकार सा, स्वाति के बूंदों की बेकली से प्रतीक्षा चातक का हट है प्रेम। विरह के बिना उपजता नहीं यह, विरह के बिना, बहुत सुंदर लाइन है ये, विरह के बिना उपजता नहीं है यह, सभी विकारों को भस्म कर देने में सक्षम आग के समान है प्रेम। कराहते समय में, कराहते समय में संवेदना की रेत पर बिखर रहा है प्रेम, बिखर रहा है प्रेम। मैं अपने प्रेम को बिखरने नहीं दूंगी आपके साथ। बहुत प्रेम पूर्वक मैं आपको संवाद के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के संवाद में हम लोग साहित्य के समकालीन परिदृश्य, जैसे मैंने पहले बताया, उसी पे बात करेंगे, लेकिन विशेष रूप से कन्नड़ साहित्य और हिंदी साहित्य के बारे में हम इसमें जानेंगे। आपकी उषा रानी राव जी की कविताओं के बारे में भी बात करेंगे, उनसे हम एक आध कविता भी सुनेंगे। उनका परिचय तो नीरजा जी ने दे ही दिया है। मैं सीधे अपने प्रश्न संवाद पर ही आती हूँ अब। उषा जी, मेरा पहला प्रश्न इसी तरीके से है आपका, बड़ी जिज्ञासा मेरे भी मन में है कि आपका जन्म और पढ़ाई लिखाई तो उत्तर भारत में हुई है, वाराणसी शहर में, और आपका कर्म क्षेत्र दक्षिण भारत का बेंगलोर शहर बना हुआ है। मूलतः आप कन्नड़ भाषी हैं और हिंदी में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और यूं कि मौलिक लेखन आपका हिंदी में ही है। आप कविताएं हिंदी में लिखी हैं, आप अनुवाद कार्य करती हैं कन्नड़ से हिंदी में, हिंदी से कन्नड़ में, अंग्रेजी से कन्नड़ में। तो जब आप उत्तर से दक्षिण आई, शुरू में जब आप यहाँ रहने के लिए आई और आपने यहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण में आपने क्या अंतर देखा, क्या अंतर पाया? कृपया आप इस पर कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं वनिका पब्लिकेशन की डॉक्टर नीरजा शर्मा जी के प्रति हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने अपने कुछ विचारों को यहाँ अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच दिया, और आपके आत्मीय भरे आमंत्रण और प्रेम पूर्वक परिचय के प्रति निशब्द हूँ आशा जी। और आप दोनों को नमस्कार कहते हुए मैं अपने सामने जितने भी हमारे सम्मानित मित्र हैं उन सब को सादर नमस्कार कहती हूँ। आपने ठीक ही कहा है कि हाँ, कन्नड़ भाषी हूँ। कई पीढ़ी पहले हमारे पिता और उनके पिताजी बनारस जाके बस गए थे, और उसके चलते हमारे बीच जो एक सेतु है, मातृभाषा का जो एक सेतु है, वह हमेशा बना रहा। और वहां से शिक्षा वगैरह पूरी करके जब यहाँ लौटे, हम वापस दक्षिण में आए और यहाँ पर कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, तो उस समय करीब 25-26 साल पहले की यह बात है। उस समय ऐसा माहौल, हिंदी का, भाषा और साहित्य का ऐसा माहौल तो नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। मैं इसे एक दो कारणों पर जरूर जाना चाहूंगी। एक तो आज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हमारे लिए सहायक बना हुआ है एक दूसरे से जुड़ने के लिए भी, और साथ ही साथ बहुत सारे हम जानकारियों को और बहुत सारे हमारे अध्ययन को हम लोगों के साथ साझा कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही अनोखा काम हो रहा है। तो ये तो शुरू हुआ है 2000 के बाद की बात है, लेकिन उसके पहले हाँ, यहाँ पर साहित्यिक मंच बहुत कम थे, एकाध थे। हाँ, चूंकि मैं महाविद्यालय में रही हूँ, पढ़ाना शुरू किया यहाँ पर, तो यह जरूर कहूंगी कि यहाँ हिंदी का कोई माहौल नहीं था, ऐसा कोई माहौल नहीं था।
महाविद्यालय में भी आप कहीं भी चले जाइए, हमारा जो देश है वो बहुभाषी देश है और हर मुझे लगता है हर राज्य की अपनी बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषाएं बड़ी समृद्ध हैं जो मातृभाषा के रूप में वहां के लोगों के लिए रहती हैं और उसी में ज्यादातर रूप से हमारे सारे बच्चे विद्यार्थी जो भी हैं, हम सब जिस क्षेत्र से भी संबंधित होते हैं उसी में हम ज्यादातर रूप से वार्तालाप करते हैं, आपस में बातें करते हैं और जिस माध्यम से हम शिक्षा पा रहे हैं वह भी हम जो है उस माध्यम से भी हम एक दूसरे के विचारों भावनाओं की अभिव्यक्ति करते रहते हैं। तो आमतौर पे यहाँ की भाषा कन्नड़ है, लेकिन यहाँ बहुत ही मिश्रित विद्यार्थियों का मुझे एक कह सकती हूँ कि एक पूरा दल मिलता है हर साल हर बैच में। कन्नड़ भाषी अधिकतर तो रहते ही हैं, तमिल तेलुगु मलयालम वगैरह भी इसमें शामिल है, जो यहाँ की मुख्य रूप से 4 भाषाएं हैं जो बहुत आसपास है और एक दूसरे राज्यों में हम जो है आवागमन करते रहते हैं विभिन्न कारणों से, कार्यों के चलते या शिक्षा के चलते। तो मुझे लगता है कि कम बेसी हम इन सारी भाषाओं को थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं अपनी मातृभाषा को छोड़कर। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो एक तो बनारस और बनारस की हिंदी और यहाँ की हिंदी में थोड़ा सा तो फर्क है, क्योंकि ये फर्क रहेगा, क्योंकि माहौल वातावरण बहुत बड़ी बात होती है, परिवेश बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर बनता है, कारण बनता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अभ्यास में लाने के लिए। तो कक्षा में तो हम हिंदी में ही बात करते थे और उसके बाद हिंदी दिखाई नहीं देती थी। तो ये मैं बता रही हूँ करीब 20-25 साल पहले की बात है। आज का जो क्राउड है, अगर आज मैं ये देखूं तो आज थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि ये एक कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, यानी एक कॉस्मोपॉलिटन भीड़ है जहाँ बहुत जगहों से लोग आके यहाँ विभिन्न कारणों से बसे हुए हैं। एक आईटी सिटी होने के कारण भी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर रहते हैं और बच्चे जो हैं उनके बच्चे यहाँ, और डिफेंस का भी बेस है यहाँ पर, जिसके कारण उत्तर पट्टी से भी काफी लोग यहाँ आते हैं और इन कॉलेजों में पढ़ते हैं। तो हमको हिंदी के अच्छे विद्यार्थी भी, यानी हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी भी हमको मिलते हैं और यहाँ के तो है ही। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि वो कॉम्पनसेट हो जाता है, यानी एक तरह से वो समानांतर रूप से कुछ बिल्कुल वहाँ की शुद्ध भाषा बोलने वाले भी कक्षा में हैं और कुछ जो सीख रहे हैं, तो वो प्रेरणा लेते हैं एक दूसरे से और इस तरह से हमारा शिक्षण तो चलता रहता है। हाँ, चुनौतियां हैं, क्योंकि हम यदि मुझे बनारस के किसी महाविद्यालय में पढ़ाना होगा तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा वो यहाँ के कक्षाओं को पढ़ाने से बिल्कुल अलग ही होगा, क्योंकि आमतौर पे हम लोग साहित्य और संगीत वगैरह क्षेत्रीय रूप से उसी भाषा में पले बढ़े होते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर रहती है, लेकिन अधिक साहित्य की जानकारी जब हमें शिक्षक या फिर आचार्यों के द्वारा मिलती है तो हम उसमें और खुलते चले जाते हैं। तो ये चीज तो रही है, लेकिन बहुत उत्साही माहौल है, ये मैं कहूँगी। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आपको जहाँ हिंदी पट्टी में मतलब शुद्ध हिंदी साहित्य भाषा ज्यादा शुद्ध यहाँ से, और वहाँ आपने अध्ययन किया और वहाँ पढ़ा, और उसके बाद आपको जब दक्षिण भारत के जो हिंदी पट्टी से आए बच्चे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो वहीं के जो कन्नड़ हैं और हिंदी लिया है उन्होंने सब्जेक्ट में, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में आपने चुनौतियों का जिक्र किया। मैं जानना चाहूंगी किस तरीके की चुनौतियां आपको आई और आपने उसको किस तरीके से फेस किया, कैसे उसे हल किया? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किसी भी भाषा में कि हम बहुत खासकर जब भाषा पढ़ रहे हैं तो हम साहित्य पढ़ रहे हैं। भाषा साहित्य का जो टूल है वह भाषा है यहाँ, और इसमें हम कहानियां, कविताएं, निबंध, आलोचना और जीवनियां और बहुत सारी चीजें, संस्मरण वगैरह पढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम इसको पढ़ते रहते हैं तो एक तो यह है कि अगर भाषा कहीं पर कठिन है तो उस रचना की या उस लेख की या उस पाठ की तो उसको सरल बनाकर उन्हें बताने की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ उसकी जो
पूर्व पीठिका जिसको हम कहते हैं, उसका जो एक बैकग्राउंड है, कहाँ से ये लिया गया, कॉन्सेप्ट क्या है, उदाहरण क्या रही है इस तरह की कहानियां या कविताएं लिखने की, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, इन सबको बताते हुए हम चलते हैं। एक तो ये वैचारिक रूप से हो गया, लेकिन जब भाषिक रूप से है तो हमको यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का महाविद्यालय है, तो अंग्रेजी के शब्दों के अर्थों के द्वारा ही उन्हें समझाना पड़ता है, यह तो जरूर है। और साथ ही साथ हिंदी के और भी थोड़े सरल शब्द, सरल वाक्य 2-4 बार बता करके, समझा करके, और खासकर मुझे लगता है कि ये जो इंटरेक्शन जो सेशन है, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जो हमारा संवाद है बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, वह किसी भी प्रकार के शिक्षण को बहुत सरल करता है। हाँ, और अगर शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत ज्यादा कड़े शिक्षक के रूप में है, तो बच्चे वहाँ खुल नहीं पाते हैं। हाँ, आजकल तो खैर माहौल बड़ा ही मित्रवत है, और आजकल अगर क्लास में हम जाएं, कक्षा में जाएं, तो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो ये कहेंगे गुड मॉर्निंग या नमस्ते, ये ज्यादातर रूप से कहेंगे हेलो मैम। तो ये एक नई संस्कृति है जो हम ने इसको स्वीकार्यता दी है और हम अपनाते चले जा रहे हैं। तो उस मित्रवत माहौल में ही कई चीजें सरलीकृत करके पढ़ाने में उनको ज्यादा समझ में भी आता है, और हमें भी लगता है कि यही एक तरीका है जो हम उन तक पहुंच पाते हैं, उन तक, उनके लेवल तक उतर कर। ये बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए कि हम विद्यार्थी के स्तर तक उतरे और उनकी समझ के अनुसार हम उन्हें कुछ भी समझाएं। जी, ये तो बड़ी बात है, उनके स्तर तक उतरना। लेकिन मुझे लगता है आपने जो पहले एक बात कही वो बहुत बड़ी बात है कि मित्रवत उनके साथ रहना। जब हम मित्रवत रहते हैं तो उनकी जो झिझक है वो टूट जाती है, कम हो जाती है, और वो आपके पास आके आपके अंदर की चीजें भी निकाल लेते हैं, माने सीख लेते हैं। तो कुछ तो गुरु खुद से सिखाते हैं और कुछ जो विद्यार्थी होते हैं गुरुओं से ले लेते हैं, टीचर से ले लेते हैं। तो ये अच्छी बात आपने कही। अगला प्रश्न मेरे मन में ये है कि आप कविता भी लिखती हैं, आलोचना भी लिखती हैं, कई लेख भी लिखती हैं, है ना, अनुवाद कार्य भी अलग अलग हिंदी से और कन्नड़ में और अंग्रेजी में करती रहती हैं। तो एक साथ आप दिमाग और दिल, मतलब कविताएं तो दिल की चीज हैं, तो आप दिमाग और दिल की चीजों को लिखती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इन सब में किस तरीके से मतलब सामंजस्य कैसे करती, इन सबको एक साथ साधती कैसे हैं? अभी कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया है, हाँ शुरुआत भर है, लेकिन गंभीरता जरूर रखती हूँ। 2 श्लोक के साथ अपनी बात जरूर कहना चाहूंगी। तैत्तरीय उपनिषद का ये श्लोक है कि ऋतम तपः सत्यम तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः। यानी ये ऐसा विचार यहाँ बताया गया है कि अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी अगर बनाना है तो वह स्वाध्याय के द्वारा ही हम अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, और उस प्रक्रिया को हम तप कहते हैं, साधना कहते हैं। तो और मुझे लगता है सारे बंधनों से मुक्त होकर, विशेष रूप से वैचारिक बंधनों से मुक्त होकर के जब हम अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, आगे की ओर ले जाते हैं और वैसा ही अध्ययन करते हैं, तब हम मुझे लगता है कि रचना की किसी भी विधा में सामंजस्य बैठाने में हमें परेशानी नहीं होती, दिक्कतें नहीं आती। और विशेष रूप से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि वह मानवीय जीवन की ऊर्जा के मूल स्रोत को खोजती है। तो उस मूल स्रोत की खोज ही इन तमाम विमर्शों में, आलोचनाओं में, रचनाओं में, साहित्य में, इतिहास में मौजूद है। और उसी का अध्ययन कर जब हम प्रस्तुत करते हैं अपने तपे हुए उन विचारों को, तब कोई ना कोई रचना किसी न किसी विधा में ढलती है। तो ये कविता और आलोचना का क्षेत्र हो, समीक्षा का क्षेत्र हो, अनुवाद का क्षेत्र हो, ये सारे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ये अलग बात है कि हम अपनी एक तरह से कहूँ तो अपनी सहूलियत के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार, हमारी जो लेखन में जिस विधा में ज्यादा
हमारा मन लगता है, जिसमें हम ज्यादा अपनी विवेचना कर सकते हैं अपनी बुद्धि और मन के द्वारा, ऐसे लेखन को हम चुनते हैं ज्यादातर रूप से। और समाज से हम कंटेंट उठाते हैं और फिर लिखते हैं। तो ये हमारे लेखन का उत्स बनती है, यही हमारे लेखन का कारण भी बनता है। जी। तो और अक्सर जी 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 बोलिए जी। तो इसी तरह से कविता के लिए यही कहना चाहूंगी कि जब रागात्मक चेतना शब्द में ढलती है तो कविता बनती है, और वही चेतना, वही रचना जब विचार विभिन्न विमर्शों से होकर गुजरती है तो वह आलोचना बनती है। तो ये बड़ा ही सिंपल देखने का एक नजरिया है। वैसे गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे गंभीर तत्व मिलेंगे इसमें। खैर, ये तो शुरुआती बेसिक तो यही है। जी 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 जी। और ये भी होता है कि लेखक जिस विधा को उठाता है उसी में डूबता है पहले। जी जब डूब जाता है तो उसे अगली विधा जो छोड़ी हुई अभी है उससे उसको कोई परेशानी नहीं होती। वो जिस हाँ विधा पे कलम चलाना शुरू करता है वो वहाँ काफी सरलता से काम करने लगता है। जी एक प्रश्न मेरे मन में है कि आप शिक्षा से तो जुड़ी, बहुत से लेक्चरर्स हैं हिंदी में जो हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन सभी लेखन से नहीं जुड़ते हैं। जी आपकी भाषा भी नहीं थी हिंदी भाषा और आप मौलिक लेखन हिंदी में लिख रही हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि आप लेखन के क्षेत्र में किस तरीके से, ऐसा क्या हुआ आपके मन में, ऐसा क्या आया कि आप लेखन के क्षेत्र में उतरने के लिए सोची और मौलिक लेखन आप हिंदी में कर रही हैं जबकि आपकी मातृभाषा कन्नड़ है। हाँ आशा जी, ये जरूर प्रश्न मेरे साथ रहेगा शायद जीवन भर। और उसका उत्तर यही होगा कि चूंकि हिंदी क्षेत्र में, हिंदी पट्टी में पली बढ़ी, शिक्षा प्राप्त हुई, तो हिंदी का ही पूरा संस्कार रहा पूरी तरह से। इसके अलावा परिवार में भी हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में हमारे पिताजी, ताऊजी वगैरह विद्वान रहे हैं। तो जिसके जी कारण वो मेरे कह सकती हूँ कि ये हमारे शुरू से ही हमारे संस्कार में ये आया। लेखन मैंने देर से ही शुरू किया, ऐसा नहीं है कि मैंने छात्र जीवन में लेखन जरूर किया था, लेकिन ऐसा कोई लेखन नहीं किया कि कहीं छप जाऊं, पत्रिकाएं ढूंढ लूं, डाल दूं और लोगों के निगाह में आ जाऊं। ऐसा कोई लक्ष्य कभी नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि संवेदनशील मन और विवेचनापूर्ण बुद्धि जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा सोचते हैं जो रचनात्मक या सृजनात्मक कहलाता है। तो या तो हम उसे चित्रकार के रूप में चित्रकारी करें, या फिर पत्थरों पर उकेरें, या फिर हम गाना गाएं, संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करें, या फिर उसे हम लिखें साहित्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी विधा के रूप में लिख लें। तो जो अभिव्यक्ति इन दोनों के द्वारा जो एक साथ मथ रही है वो निकल के बाहर आ जाए। तो लेखन, कविता तो बहुत पहले से लिखती रही, लेकिन हाँ उसको संजोती रही जरूर। लेकिन बहुत बाद में चल के मैंने उसे पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया और संकलन भी आया। तो लेखन हिंदी में, क्योंकि हिंदी पट्टी से शिक्षा वगैरह होने के कारण हिंदी ही मुख्य रहा और हिंदी में ही पढ़ाई की है। और डॉक्टरेट यही आके बेंगलोर में ही किया है, बेंगलोर विश्वविद्यालय से। और चूंकि हिंदी पढ़ाती भी रही हूँ तो यह भी एक मेरे ख्याल से एक एडिंग पॉइंट जिसको कहती हूँ, एक जोड़ है इसमें। एक इसके अंदर ये जुड़ता है कि आप पढ़ा भी रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं और साथ में साथ लेखन भी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति निकल के बाहर आ जाती है। तो लेखन की शुरुआत तो है, परिवार में भी थी, काफी जोर शोर से थी। तो वो चीज मिला है, परिवार से, अपने बड़ों से मिला है आपको। बड़ों से जी मिला। हाँ, ये हम लोग लेखन के, हिंदी साहित्य के समकालीन परिदृश्य विषय पर बातचीत करने आए हैं। तो मेरा अभी इसी से जुड़ते हैं और मेरा इस विषय में सबसे पहला जो मन में प्रश्न आ रहा है वो ये कि समकालीन कविताओं में क्या जो समकालीन कविताएं हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो साठोत्तरी कविताएं हैं, तो क्या उनमें छंदमुक्त या विशेष कविताओं को रखा जाता है या फिर गजल, गीत आदि सब उसमें
मान लिए जाते हैं कि ये भी समकालीन कविताएं हैं? देखिए, कन्नड़ साहित्य का जो लेखन है, विभिन्न विधाओं का लेखन बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही हम प्राचीन काल से इस लेखन को देखते हैं। नव्य काव्य कहा जाता है, फिर नवोदय हुआ, फिर प्रगतिशील हुआ। तो ऐसे जैसे हम हिंदी साहित्य को कई भागों में बांटते हैं, वैसे यहाँ भी 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है और उसके तहत जितनी भी अभिव्यक्तियां आई हैं विभिन्न विधाओं में, उनको रखा गया है। तो ये तो एक अभिव्यक्ति के रूप में हुई है। लेकिन ये जो एक समकाल में लिखने के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसे देखें, कन्नड़ के कविताएं हो या कहानियां हो या फिर यात्रा वृतांत है या डायरी लेखन है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, बहुत से ऐसी विधाएं हैं जिनमें कन्नड़ में बहुत ही प्रचुर मात्रा में हुई है। और विशेष रूप से ऐसे बहुत से लेखन हुए हैं जिनमें हम विचारवादी या प्रतिरोधी रचनाएं या प्रतिरोधी रूप से उस काल को गिनते हैं हम, जिसमें बहुत सारी प्रतिरोधी रचनाएं आई। तो ये लेखन बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ चलता रहा है कन्नड़ साहित्य में। आपने कुछ एक और प्रश्न किया है, आप क्या जानना चाह रही थी, जरा बताएं। मैं यही कि क्या छंदमुक्त जो कविताएं हैं वही हाँ, समकालीन कविताओं में हैं या हाँ, फिर गीत, गजल, नवगीत आदि को भी समकालीन कविता? हाँ, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि विशेष रूप से आज का परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो फ्री वर्सेस जिसको हम कहते हैं, छंद मुक्त कविताएं ज्यादातर रूप से प्रचलन में है। छंद युक्त भी कविताएं हैं, छंद में भी कविताएं की जाती है, पारंपरिक रूप से कविताएं भी की जाती हैं, लेकिन युवाओं में कम पाया जाता है। विशेष रूप से हिंदी में हम जब देखते हैं, मैं भी देखती हूँ ये चीज कि हिंदी में बहुत सारी तुकांत कविताएं और बहुत इस तरह की कविताएं, छंदोबद्ध कविताएं, नवगीत, गजल वगैरह आप देखते हैं। कन्नड़ में भी विभिन्न प्रकार के नवगीत गीत यहाँ भी रचे जाते हैं, मुक्त छंद की कविताएं रची जाती हैं, छंदोबद्ध कविताएं रची जाती हैं। लेकिन इन सब को अगर हम एक में करें, एक पोटली में भरे इन सब विधाओं को, विशेष रूप से कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, तो इन सब के पीछे जो एक सोच आती रही है शुरू से भी, कि वो सांगीतिकता जो है हमारे यहाँ है। हम सब संगीत प्रिय मनुष्य हैं और जितने भी लोगों ने, आप देखिए कबीर हैं, सूर हैं, मीरा हैं, तुलसी हैं, उनके जितनी भी कविताएं आप देखेंगी, मतलब काव्य आप देखेंगी, वो सब संगीतोबद्ध हैं। उनके सारी लाइनें जो है वो मात्राओं में बद्ध है, तो जिसे गाया जाता है और उसका आनंद लिया जाता है, और उसके जरिए हम समाज के उस चित्र को देखते हैं जिस चित्र को उस रचनाकार ने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी वैसे ही संगीतोबद्ध, ऐसी छंदोबद्ध कविताएं भी चलती हैं और वो ज्यादातर रूप से कह सकती हूँ कि एक लोकप्रिय होती रही हैं। हिंदी में ज्यादा लोकप्रिय हुई है, लेकिन कन्नड़ में कहूंगी कि मुक्त छंद की ज्यादा पसंद की जाती रही है। और अब इधर करीब 2 दशकों से अधिकतर छंद मुक्त कविताएं लिखी गई हैं। हाँ, इसमें एक बात जोड़ना जरूर चाहूंगी कि जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वह एक होता है, चाहे वो उत्तर पट्टी में लिखा जाए, चाहे वो दक्षिण पट्टी में लिखा जाए, वो कंटेंट तो समाज ही होता है। और समाज से ही, समाज से और जीवन से, व्यक्ति से ही हमें सारे विषय मिलते हैं, कथ्य मिलते हैं, और वहीं से उठाकर हम अपने सुविधानुसार, अपने रचना की शक्ति के अनुसार हम उसे बांधते हैं, चाहे वो गजल हो, नवगीत हो या फिर कविता। तो खासकर मुक्त छंद की कविताएं यहाँ, और नवगीत भी हैं, लंबे गीत भी है, लेकिन कम पाए जाते हैं, छोटे ज्यादा पाए जाते हैं। विशेष रूप से अगर हम वैदेही जी को देखें या प्रतिभानंद कुमार जी को देखें, महिलाओं के लेखन की बात करूंगी अगर, तो वही पाया जाता है, उनमें ज्यादातर रूप से पाया जाता है। और दलित कविताओं की भी बात करेंगे हम आगे चल करके, तो उसमें भी अगर मैं सिद्धलिंगैया जी का देखती हूँ, या फिर अगर मैं देवनूर महादेवा जी का देखती हूँ, या फिर सत्यानंद पात्रोदा को देखती हूँ, तो सारे लोग उसी तरह की कविताएं, फ्री वर्सेस की
के ही रचनाओं में ज्यादातर दिखाई देता है। जी उषा जी, मेरे मन में आपकी एक कविता पढ़ने का विचार आ रहा है जिसे मैं मन में रख नहीं पा रही हूँ। कविताओं की बात चली तो मैंने सोचा छोटी सी एक कविता आपकी मैं पढ़ती हूँ। और आपके संग्रह में ज्यादा आप निचले पायदान पे गए लोगों के बारे में कविताएं हैं, तो उसी तरीके की एक कविता कि रंग बिरंगी चौक लेकर कमरे की दीवारों पर चित्र उकेरना अच्छा लगता है उसे। रंग बिरंगी चौक लेकर कमरे की दीवारों पर चित्र उकेरना अच्छा लगता है उसे। एक रोटी कम खाता ताकि खरीद सके चौक या पेंसिल। एक रोटी कम खाता ताकि खरीद सके चौक या पेंसिल। स्वच्छंद मन से चित्रित करता मिट्टी, पेड़, पौधे, लता। पशु पक्षियों का निरीह अवबोध, मिट्टी, पेड़, पौधे, लता और पशु पक्षियों का निरीह अवबोध। मानो चित्र ना होगा तो ना होगा हृदय। मानो चित्र ना होगा तो ना होगा हृदय। बचपन की नींद में उजला सपना देखते देखते कूद जाता आसमान से आसमान तक। बचपन की नींद में उजला सपना देखते देखते कूद जाता आसमान से आसमान तक। एक आध पंख के सहारे सोचता हथेलियों पर आ गिरेगा चांद और होगी भोर। जी जी जी, बहुत पसंद है मुझे आपकी ये कविता। इस कविता के बाद में आपसे अगला प्रश्न इस तरीके से मेरे मन में है कि आजकल समीक्षाएं, आलोचना की तुलना में समीक्षाएं लिखी जा रही, ज्यादा समीक्षाएं लिखी जा रही हैं। मेरा अपना मानना है कि आलोचना कुछ अधिक गंभीर विषय है समीक्षा की तुलना में। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, गंभीर है या नहीं? दूसरा इसी से मिलता जुलता प्रश्न मेरा है कि दक्षिण भारत में आलोचना की क्या स्थिति है? ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न मैं मानती हूँ, और मैं भी इसका उत्तर खोजने की हर संभव चेष्टा करती रहती हूँ। जहाँ तक मेरी जो थोड़ी बहुत अध्ययन का क्षेत्र है या समझ का क्षेत्र है, उसके अनुसार मैं यही कहना चाहूंगी कि आज वैश्विक रूप से, या हम कहें कि हम केवल अगर भारत को भी देखें तो भारतीय भाषाओं की मूल चिंता यही है कि आलोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन, चिंतन दिखाई नहीं देता। ये आज की चिंता मैं बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कन्नड़ में कहते हैं, एक छोटी सी उक्ति है, उसको कहते हैं पक्षी नोटा। अंग्रेजी में अगर कहूँ तो इसको कहेंगे बर्ड व्यू, यानी जो पक्षी होता है उसकी जो दृष्टि होती है। तो यहाँ उसको कैसे इसको समझेंगे हम यहाँ पर कि जैसे पक्षी आकाश में थोड़ा इधर थोड़ा उधर उड़ जाता है और पूरे आकाश को नाप लेता है, ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हम सब जितने भी साहित्य प्रेमी है या साहित्य में लिखने में रुचि रखते हैं, हम सब थोड़ा इधर थोड़ा उधर से ही जो है अध्ययन किए होते हैं, लेकिन समग्र रूप से अध्ययन की कमी दिखाई देती है। तो ये चिंता हमारे सामने आकर खड़ी होती है। और आलोचना के लिए जब अध्ययनशीलता में कमी आती है तो आलोचना की जो गुणवत्ता है या उसका जो एक विस्तार है, उसका जो एक अंतर वस्तु तक पहुंचना है रचना के, वह जो है वो नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो हम विशेष रूप से कन्नड़ साहित्य में भी, हिंदी साहित्य में तो हम देख ही रहे हैं और बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं, परिचर्चाएं कर रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं कि भाई नामवर जी के बाद कौन? क्या कोई एक भी ऐसा लेखन नहीं आया गंभीर जिसको हम कह सके कि हाँ XYZ या ये हैं, इन्होंने किया है? जरूर किया होगा, शायद हमारी अध्ययनशीलता में, हमारे अध्ययन में, हमारे देखने के नजरिए में कहीं तो कमी होगी, एक तो हो। दूसरा, जो आलोचना नहीं आ रही है उसका भी एक बहुत बड़ा जो है कारण ये माना जाता है। यहाँ भी जो हम आलोचकों को यहाँ भी मैं पाती हूँ या उनसे जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी वो यही चिंता करते हैं कि आज हम एक ऐसे दौर में है जहाँ बाजारवाद, भूमंडलीकरण के बाद बाजारवाद का एक ऐसा घेराव है, सर्कल के अंदर हम सब कैद हैं कि हर चीज एक प्रोडक्ट है, यानी हर चीज एक वस्तु है। तो ऐसे लेखक निकल कर चले आ रहे हैं
या ऐसी रचनाएं हो रही हैं, ये समय के सापेक्ष की बात भी कह रही हूं मैं, कि हो सकता है ये समय का जोर हो, दबाव हो, मुझे नहीं पता क्या, क्योंकि इस पर बहुत विशद चर्चा, विमर्श होना बाकी है कि आलोचना का क्षेत्र क्यों इतना धूमिल पड़ता जा रहा है। ये केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं है, ये हमारे भारतीय भाषाओं के साहित्य की भी बात है, जिसकी चिंताएं अब सिर उठाने लगी है। और ये देखा जाने लगा है कि ये क्यों उतने सशक्त रूप से हम गिन नहीं पा रहे हैं, जैसे हम हजारी प्रसाद जी को, रामचंद्र जी को, नागेंद्र जी को, या उसके बाद नामवर जी को, या उसके बाद और भी जितने भी लोग हैं हमारे वरिष्ठ सम्माननीय आलोचक, या महिलाएं भी हैं, तो हम नाम ही नहीं ले पाते। या तो हम उन्हें पढ़े नहीं होते हैं, या पढ़े होते हैं तो हम उन्हें स्वीकार नहीं किए होते हैं, सहमतियां नहीं होती है, पता नहीं क्या कारण है। वैचारिकता का ऐसा द्वंद्व फैला हुआ है चारों तरफ, हम सब फंसे हुए हैं कि एक जो स्वीकार्यता होनी चाहिए, साहित्य की समग्र स्वीकार्यता नहीं आ रही, तो वो समग्र अध्ययन की ओर हमें संकेत देती है। और अगर इसमें और थोड़ा सा हम आगे जाएं और देखें, तो यहाँ पर मैं यही देखती हूँ, खासकर विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर भी अगर मैं यहाँ जांच करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ जो रचनाओं की समीक्षाएं हो रही हैं, रिव्यूज हो रहे हैं, वो तो एक नजर देखकर आपने एक परिचयात्मक टिप्पणियां दे दी, चाहे वो 10 पेज की टिप्पणी हो, चाहे वो 4 पेज की टिप्पणी हो, या 4 लाइन की टिप्पणी हो, लेकिन आलोचना उससे कहीं आगे की जो है बात ज्यादा गंभीर, उसके, हाँ, उससे आगे के विषयों को खोजता है, उसके समाधान को खोजता है आलोचना। तो ये निकलकर हमारे लेखन में नहीं आ रहा है, हमारी आलोचना के विधा में नहीं आ पा रहा है। तो मैं अगर कन्नड़ के इसमें कहूँ तो UR अनंतमूर्ति बड़े अच्छे आलोचक रहे, अगर कहा जाए पी लंकेश रहे हैं, उसके पहले के आलोचकों को अगर मानो यहाँ पर देखूं तो कीर्तिनाथ कुर्तकोटी हैं, DS वेंकटेश्वरिया हैं, और नागभूषण स्वामी जी हैं जो अभी भी हैं, हम मिलते रहते हैं उनसे, और KV नारायण हैं, इस तरह से बहुत से हैं। इसके अलावा दलित आलोचक भी बहुत हैं यहाँ पर, 2-3 जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी। बरगुर रामचंद्र जी हैं, अरविंद मालगत्ती जी हैं, और विशेष रूप से एक महिला आलोचक का भी नाम मैं लेना चाहूंगी कि उन्होंने दलित रचनाओं पर काम किया है, वो है गीता नागभूषण, जिन्होंने लगातार इन आलोचकों की दृष्टि को परखा देखा, रचनाओं को परखा देखा, और उसके अनुसार उन्होंने अपने स्थापनाएं दी हैं, अपने विमर्श दिए हैं यहाँ। तो मैं इसके मूल में यही मानती हूँ कि हमारी अध्ययन में कमी है, और हमें समग्र अध्ययन करके उस तह तक पहुंचने के लिए वह विवेचना शक्ति को हमें शायद विकसित करना होगा, खासकर नई पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी। हो सकता है बहुत से अच्छे लोग लिख रहे हैं भी, मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगी कि जो हम उंगलियों पर नाम नहीं गिन पा रहे, उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, ये प्रश्न जरूर उठता है, चाहे वो कन्नड़ साहित्य हो, चाहे वो हिंदी साहित्य। तो इसके पीछे यही कारण है कि अध्ययन की बड़ी कमी, चाहे वो आलोचक हो, चाहे वो रचनाकार हो, सृजनात्मकता, मौलिक सृजनात्मकता की कमी भी। अभी मैं एक यहाँ बड़े अच्छे आलोचक हैं और बहुत सक्रिय आलोचक हैं, डॉक्टर कुमार चलिया करके, और वो ऐसे आलोचक हैं, उन्हें मानती हूँ मैं, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभी प्रकार की रचनाओं की वो जो है विमर्श करते हैं। और यहाँ आलोचकों को हम लोग कन्नड़ में विमर्शकार मानते हैं, विमर्शकार के रूप में उनको शब्द देते हैं और उनको बुलाते हैं। तो उनसे जब बात कर रही थी तो वो यही कह रहे थे कि देखो, ये ऐसा है कि आज के समय में एक तो अध्ययन की तो कमी है ही, और दूसरी बात है कि मौलिक सृजनात्मकता ये बहुत जरूरी होती है। जब भी आपको गंभीर आलोचना दिखाई दे अगर किसी रचना में, तो इसका मतलब है कि वह मौलिक और वह समाज के उस तह तक पहुंचा हुआ है, उस व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है जिसके बारे में हमें दिखाने की जरूरत है, जिसके बारे में हमें बताने की, लिखे जाने की
जरूरत है। तो ये मुख्य कारण मैं मानती हूँ। जी आपका आपका कविता संग्रह है सत्ताएं संवाद नहीं करती, तो बड़ा सुंदर आपने कविता का शीर्षक बहुत बढ़िया लिखा और कविता संग्रह का भी नाम आपने यही दिया। और ये बड़ी सही बात है, सत्ताएं आलोचना स्वीकार नहीं करती, उन्हें आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत में कवि और लेखक इस विषय से कैसे जुड़े हुए हैं? क्या वो सत्ता के विरोध में, या सत्ता के विरोध ही क्यों, मतलब उनकी कमियों को उनके उसमें देखते हुए अंतिम आदमी तक की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं जरूर कहूंगी कि हाँ, कर रहे हैं। एक तो ये है, दूसरी इसमें थोड़े कई चीजें हैं जो थोड़ी सी ढकी हुई है। ढकी हुई है इस अर्थ में कि जो आलोचना का क्षेत्र है या जो लेखन का क्षेत्र है, आमतौर पे कोई भी रचनाकार विशेष रूप से जो लोकप्रिय या जनप्रिय जिसको हम कहते हैं, या लोगों को जो पसंद आता है वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बाजारवाद आया और हम सब एक कह सकते हैं कि एक वस्तु के रूप में, जो वस्तुवादिता का जो एक विस्तार हुआ है, उसने हमारे अंदर की जो एक सच्ची संवेदना है, एक जो वास्तविक संवेदना है, उसको धूमिल किया है। मैं ये जरूर कहूंगी, उसको फेड किया है। और जिसके कारण झुकाव हमारा उसी ओर होता है जिस ओर हमें कुछ लाभ मिले। तो हम आज के समय में बहुत से ऐसे लेखक देख सकते हैं जो लाइमलाइट में है, जिनके पास पैसे हैं, वो ऐसा लिखते हैं जो समाज मांगता है, यानी जो पाठक पढ़ना चाहता है। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या पाठक गंभीर विषयों को नहीं पढ़ता? क्या पाठक समाज के उन सारे संगतियों विसंगतियों को देखना नहीं चाहता, या उससे सीख लेना नहीं चाहता, या जागरूक होना नहीं चाहता? ये एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लेकिन हम जो आज देख रहे हैं वो ये यथास्थिति है कि वही लेखक ज्यादा सफल माना जा रहा है, जिसकी बहुत सारा बिक रहा हो किताब। और अब ये पता नहीं है कि वो जो बिक रहा है वो कितना उसको लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तो ये खरीद और बेचने के इस द्वंद में जो लेखक है वह वास्तव में अपनी सृजनात्मकता को बहुत पीछे सरकाता चला जा रहा है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लेखक हैं जो समाज के उन सभी क्षेत्रों आयामों पर अपनी दृष्टि डालने में सक्षम है और लेखन कर भी रहे हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें तो आज हम, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, शासन की अव्यवस्था का मामला हो, अनीति का मामला हो, अन्याय का मामला हो, कोई भी मामला हो, खुलकर लोग अभिव्यक्ति दे रहे हैं। ये बात हुई। इसके अलावा भी सांस्कृतिक रूप से भी हमारे यहाँ बड़ी उलझने हैं, तो उनमें भी बड़ी अभिव्यक्तियां हो रही हैं। उसके अलावा हमारे पास आतंकवाद की समस्याएं हैं, उस पर भी अभिव्यक्तियां हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रिय चीजें ही लिखी जा रही हो, नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमें क्लेंज करना है, जो हमें सफाई करनी है, जो ऐसे कुविचार, कुदृष्टियां, कुव्यवहार या कोई कुप्रथाएं अभी भी बची हैं हमारे पास, या कुव्यवहार भी कहूंगी या कुव्यवस्था भी कहूंगी, तो ये सारे जो क से निकलने वाले सारे हमारे जीवन से और समाज से संबंधित हैं, उन सबको हटाने वाली रचनाएं भी आ रही हैं। मतलब उन पर दृष्टि डालने वाली भी रचनाएं आ रही है, ताकि हम बैठ के पढ़ के समझ के समाधान निकाल सके। जी, निकाल सके। जी जी जी। यहाँ आप देखते हैं कि पहले की तुलना में समकालीन साहित्य में महिलाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ी हैं लेखन के क्षेत्र में। मैं जानना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत में, विशेषकर कन्नड़ भाषा में महिला लेखन की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर एक तो ये गुट है जो नारीवादी लेखन होता है, ये हमारे यहाँ हिंदी में भी है। दो तरह के लेखन है, एक नारीवादी लेखन है जो फेमिनिस्ट जिसको हम कहते हैं, जो विशेष रूप से
हाँ, केवल नारियों को ही केंद्र में रखकर बातें कही जाती हैं। एक दूसरा जो एक लेखन जो नारी के द्वारा होता है, जो समाज और जीवन के समग्र पर अपनी दृष्टि डालते हुए महिलाएं लेखन करती हैं। ये दो तरह के लेखन हम विशेष रूप से महिलाओं के लेखन में हम पाते हैं। तो यहाँ पर कन्नड़ के साहित्य में अगर मैं देखूं तो बहुत ही सशक्त रूप से जो है वो वैदेही है, नेमी चंद्रा है, और विशेष रूप से वीणा शांतेश्वर है, प्रतिभानंद कुमार है। ये ऐसे कवियत्री भी है, ये कहानीकार है। ये ऐसी प्रतिभा जी को अगर छोड़ो तो बाकी सारे उपन्यासकार हैं, वैदेही हैं, वीणा शांतेश्वर हैं, ये सारे लोग। और इन्होंने अपने इन रचनाओं के माध्यम से महिलाओं की जो स्थिति गति रही उससे उसको उन्होंने समाज के सामने तो रखा ही, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रयास किया है अपने इस लेखन के द्वारा बहुत ही सशक्त रूप से कि अब वह दौर नहीं है कि जब आप केवल महिला को केवल संबंधों में बांध कर और उसी कटघरे में रखकर आप उनसे व्यवहार करें, उन्हें ट्रीट करें। उससे आगे निकलकर आपको उसे एक मनुष्य समझना होगा, उसको उसकी संवेदनाओं को सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढना होगा, और साथ ही साथ उसको वह प्रेम भी देना होगा जिसके लिए वो पात्र है, वह स्थान भी देना होगा जिसकी वो अधिकारी है। तो ये इन लेखिकाओं के हमें रचनाओं में मिलता है विशेष रूप से, और नारीवादी स्वर को इन लोगों ने मुखर किया है विशेष रूप से। और अभी तो मैं आपसे बता ही रही थी कि जो है गीता नागभूषण जी ने दलित चिंतक के रूप में, विमर्शकार के रूप में काम किया है यहाँ पर, तो वह भी दिखाई देता है। और विशेष रूप से अगला प्रश्न मेरा यही था, तो प्रसिद्ध है प्रतिरोधी स्वर, नारी के पक्ष में प्रतिरोधी स्वर को आगे लाने में प्रतिभा जी का बहुत यहाँ पर नाम है जी। अच्छा जी, मेरा अगला प्रश्न यही था कि एक तो होता है जैसे आपने अभी कहा कि नारी पर लेखन और नारी के द्वारा लेखन, उसी तरीके से मैं दलितों के बारे में जानना चाहती हूँ। आप जरा स्पष्ट करें कि दक्षिण में दलित पर लेखन और दलितों के द्वारा लेखन की क्या स्थिति है? देखिए, दलितों के समग्र उनका जो एक विमर्श का पक्ष है, उनके जो दमित होने के, उनके साथ जो अत्याचार होने का जो पक्ष है, जो समाज में कई दशकों से चला आ रहा है, जो एक अन्याय का पक्ष है, उनके स्थान, उनको सम्मानित स्थान न मिलने का जो पक्ष है, वह यहाँ के कई दलित लेखकों ने किया है। उसमें सबसे पहले मैं कहूंगी सिद्धलिंगैया जी आते हैं, जो वरिष्ठ भी हैं। उन्होंने अपने कई लेखन, कई कविता संग्रहों के द्वारा उन्होंने बहुत ही इंटेंस, जिसको कहते हैं प्रखर रूप से उन्होंने अपनी बात कही है। और उनके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो दलित लेखक के रूप में देवनूर महादेवा आते हैं, और अभी अभी मैं नाम भी बता रही थी कि सत्यानंद पात्रोद हैं, उन्होंने भी अपनी कहानियों और कविताओं के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है कि एक वर्ग कैसे असम्मानित होता रहा है, अनादर का शिकार होता रहा है, उसके साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है, और इसे हमें समझना होगा, और इसे हमें अपने व्यवहार में, अपनी विशेष रूप से अपनी मानसिकता में, मानसिक वृत्ति में बदलाव लाना होगा। और उसमें मुझे लगता है बहुत वरिष्ठ है यहाँ आनंद जज्जरवाद करके, वो खैर वो अब गुजर गए हैं, वो है नहीं, और चन्न मल्लिकार भी हैं जो उन्होंने भी रचनाएं की हैं। तो ये कुछ हैं ऐसे जिन्होंने दलितों पर लेखन किया है। अब आपने पूछा कि विशेष रूप से दलितों ने लेखन किया है, बाहरी लोगों ने किया है, तो कुछ बाहर के लोगों ने भी किया है। एम आशा है, या नागराज वत्तारे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वसुधेंद्र हैं, ये सारे प्रतिरोधी कविताओं के रूप में ये अभी दिखाई देते हैं समकालीन परिदृश्य में। हाँ, और मालगत्ती जी तो हैं ही, आलोचक भी हैं और रचनाकार भी हैं। उन्होंने भी कई ऐसे रचनाएं हमारे सामने रखी हैं जो इस दर्द को, इस पूरी पीड़ा को हमारे सामने बयां करती है, और साथ ही साथ उससे जागृत होने की, उससे सुधरने के लिए ज्यादा प्रेरित करती है। हाँ, आक्रोश तो है, आक्रोश है।
आक्रोश भरा हुआ है स्वर, और वह आक्रोश आपको हिंदी में दलित साहित्य में भी मिलेगा, उस चिंतन में भी, चाहे वो ओम प्रकाश मालवीय हो, मलखान जी हो, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सा दलित लेखन का काम किया है। जी जी। उषा जी, लोकगीतों के बिना हमारा साहित्य अधूरा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कर्नाटक के लोकगीतों का मूल भाव क्या हिंदी लोकगीतों से मिलता जुलता है? क्या वहाँ की कविताओं में लोक प्रतिबिंबित होता है? क्योंकि मैंने ये देखा है उषा जी कि आप जब ये लोकगीत शुरू में रचे गए महिलाओं के द्वारा, तो मैंने देखा कि कितनी दूरी थी आने जाने की। कोई, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैंने देखा इतनी दूरी थी, आने जाने के इस तरीके के साधन नहीं थे, मिलने जुलने का कहीं कोई ये नहीं था। बावजूद इसके यूपी के जो लोकगीत हैं, जो उसके भाव हैं, बिल्कुल उससे मिलते जुलते भाव हमें महाराष्ट्र के लोकगीतों में मिले। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या इस तरीके से कर्नाटक में भी लोकगीतों का भाव क्या है, और कविताओं में लोक कितना, मतलब जो वहाँ कविताएं लिखी जा रही उसमें लोक कितना प्रतिबिंबित होता है? इस तरीके से 2 प्रश्न मेरे एक ही साथ आपसे हैं। देखिए, लोकतः प्रमाणम, ये तो हमारे पतंजलि ने कह दिया है कि लोक ही जीवन और मनुष्य का एक प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करता है, और लोक से ही सब कुछ निकली हुई है। आज जितनी भी हम साहित्य देखते हैं, संगीत देखते हैं, या जितनी भी परंपराएं या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिसको भी अलग अलग हम नाम दे रहे हैं, वह सब कुछ लोक से ही निकला हुआ, लोकमन से ही निकला हुआ है, उनके व्यवहार से ही निकला हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं, हमारे परिवारों में आप देखती होंगी, विवाह तो जो है काफी बाद में आता है, उसके पहले बच्चे का जब छठा दिन आता है, फिर उसके बाद नामकरण से लेके आप मरण तक जितने संस्कार, आमतौर पे हाँ षोडश संस्कार कहा जाता है, यानी 16 संस्कार माने जाते हैं, तो वो सारे संस्कार। इसके अलावा हम आते हैं अब खेती बाड़ी के समय में, हमारे यहाँ जितनी भी ये जो हार्वेस्टिंग, ये जो हमारी पोंगल है, यानी ये जो हमारे खिचड़ी का जो त्योहार है, संक्रांति जिसको हम कहते हैं, ये देखिए हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, अलग अलग में, और ये तब होता है जब नई फसल आ जाती है, और उस समय फसल की पूजा होती है, खेतों की पूजा होती है, बैलों की पूजा होती है, यानी ये एक तरह से उनको एक आभार देने का एक भाव है इसमें, उनके प्रति कि ये सब कुछ हमें मिला, ये अनाज मिला, ये जो है प्राणी भी एक धन है ना, हमारे यहाँ तो प्राणी भी धन है, अन्न तो धन है ही, तो ये सारे जो संपत्ति है, ये प्रकृति, जमीन है, भूमि है, ये तो धन है ही, हमारे लिए संपत्ति है, धन है, तो इन सब की पूजा हमारे यहाँ लोक से ही निसृत है, ये मैं मानती हूँ। इसके अलावा कुआं बनाते समय भी उसका अपना एक चलन है, मंदिर या धर्मशाला का निर्माण हो रहा हो, या जितने भी परमार्थ के जितने भी कार्य होते रहे हों, ये सारे लोक से ही निकलकर हमारे पास आते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं था। अगर शुरू से आप देखिएगा, बहुत सी हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो बहुत सारी चीजों को यूं ही बता देते हैं, क्योंकि ये जो लोक का जो एक व्यवहार है, एक सोच है, एक विचार है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। और विशेष रूप से गीत जो है, हमारे यहाँ जो संगीत है, गीत है, वह हमारे यहाँ जीवन के हर पड़ाव पर दिखाई देता है। तो ये यहाँ भी है। अब हम शहरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण हम शहर में आके बस गए, अब हमने जो है वो सारी जितने तरह के भी हम लोग उत्सव मनाते थे, उत्सव धर्मिता जो होती थी, वो भले अब हम भूल गए हों और दूसरे तरह करने लग गए हों, यांत्रिक रूप से करने लग गए हों, लेकिन जो गांव में जब रहा करते थे, जब अपने यहाँ रहा करते थे लोग, तो उस समय उन सारी चीजों का वो वैसे ही पालन किया करते थे। जन्म के गीत, मरण के गीत, विवाह के गीत, किसी का आगत करना है, स्वागत करना है, उसके गीत, मतलब कितने तरह के गीत होते थे। और गीत, चूंकि संगीत हमारे रग रग में है, अभी हम लोग संगीत की बात कर ही रहे थे कि जो रचनाएं हैं वो सांगीतिक होने के कारण ही वो मात्राओं में आबद्ध है शुरू से भी,
और इसीलिए छंदोबद्ध जो है कविताएं या काव्य जिसको हम कहते हैं, पहले का काव्य और आज की कविताएं लोगों को याद आ जाती हैं क्योंकि वो बड़े राइमिंग होते हैं। और हम लोग संगीत प्रिय है, मनुष्य जो है वो संगीत प्रिय होते हैं और वो गुनगुनाते हुए उसे याद कर लेते हैं। तो इसीलिए अब मैं देख रही हूँ यहाँ मॉडर्न रूप में भी, आधुनिक रूप में भी पोएट्री जो है वो, कविता जो है एक संगीत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न जो है वाद्य यंत्रों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा पोएट्री सिंगिंग चल रही है। हमारे यहाँ बेंगलोर में भी एक ग्रुप है जो कि बहुत ही आधुनिक युवाओं का एक दल है जो कविता को गाते हैं, लिखते हैं और गाते हैं। तो ये उनका तरीका है। उसको हम गाना कहते हैं, हम कविता को कविता अलग कहते हैं और उसको गाना कहते हैं। तो ये आ गया आधुनिक दौर। आपने पूछा था लोक, तो लोक कविताओं समान ही है, लोक यहाँ भी वहां भी, हर मौके वहां की जी, वहां की कविताओं में लोक कितना प्रतिबिंबित होता है, इसी से जुड़ा एक प्रश्न भी था कि हाँ। जी जी बिल्कुल, जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे घरों में विशेष रूप से जब ये जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, चाहे वो दीपावली हो, नवरात्र हो या संक्रांति वगैरह हो, तो हमारे यहाँ विशेष रूप से ऐसे गीत गाए जाते हैं घरों में, चाहे वो हम भगवान के सामने गाएं या हम लोग एक टोली बनाकर बैठ के गाएं, तो उसमें विशेष रूप से प्रकृति के विभिन्न जितने भी हमारे आयाम है, प्रकृति के जितने भी हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ हैं और फल है, फूल है, तितली है, मतलब जितने भी संबंधित हैं उससे, उन सब का जिक्र तो होता ही है। साथ ही साथ ऐसे लोगों का भी, खासकर विशेष रूप से हमारी पौराणिक जो गाथाएं हैं उनका जिक्र इस लोक कथा में पाया जाता है। तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि रामायण की कथा बहुत प्रचलित होती है, महाभारत की कथा भी हमको लोक से ही मिली हुई कथा। ये किसने लिखा, कब लिखा, ये तो हम बाद में गिनते हैं और सोचते हैं, लेकिन उसके पहले ये बोली गई है, सुनी गई है, श्रुत है और बोली गई है, वाचिक है, और उसके द्वारा ये स्थानांतरित है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ भी वही बिंब पाए जाते हैं जो आमतौर पे कहीं भी पाए जाते होंगे। और मैंने एक और समानता देखी है, गांव, हर जगह का गांव एक जैसा है। यहाँ का गांव, वहां का गांव, कहीं का भी गांव, पूर्वोत्तर चले जाइए आप, दक्षिण आ जाइए आप, उत्तर में रहिए, कहीं भी आप जाइए, सब जगह एक जैसा। हाँ, घर की बनावट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, ये अलग हो सकता है, लेकिन गांव, खेत वैसे ही होंगे, उपज होती है, हरियाली होगी ही, पेड़ पौधे होंगे ही, और लोगों के ये सारे त्योहार मनाने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही होता है। पूरे भारत में मैंने ये देखा। जी, तो जी। थोड़ा बहुत बदलाव के साथ साथ, समय के साथ साथ काफी चीजें बदलती चली आती हैं, कहीं कहीं पूरी तरह बदल गई हैं और कहीं कहीं जस की तस है। तो लोक तो हमारे जीवन में बिल्कुल रचा बसा हुआ है और हम वहीं से निकले हैं, हम वहीं से निकले हैं। हाँ, बिल्कुल। उषा जी, अभी आप कह रही थी कि बेंगलोर में भी एक ग्रुप है और हम फेसबुक वगैरह पे भी देखते हैं संगीत के साथ कविता गाने की। ये शायद इसलिए लोगों के मन में आई है ये बात कि क्योंकि कविता से प्रवाह गायब हो रहा है। छंद में कविता जो लिखी जाती थी उसमें प्रवाह होता था, उसके पाठक बहुत होते थे, वही उनको गुनगुना गुनगुना के वो याद हो जाया करती थी। लेकिन कविता जो जब से छंद मुक्त लिखी जा रही है तो उसमें प्रवाह की कमी आती है, और वो मैं ऐसा महसूस करती हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि वो जन सामान्य से कविता दूर हो रही है। तो क्या इसका कारण छंद मुक्त कविताएं ही हैं जो याद नहीं रहती? तो फिर क्या इन कविताओं के इस दौर में कविता का नुकसान हो रहा है? आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो सूक्ष्म मन की संवेदनाएं हैं, ये संवेदनाएं जब हम समाज के साथ और हर एक व्यक्ति के साथ जब हम उसको तादाम्य करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो अभिव्यक्ति आती है, जो विचार उपजता है, वही हम कविता के द्वारा विशेष रूप से अभिव्यक्त करते हैं और बहुत जल्दी अभिव्यक्त कर लेते हैं। कविता वह माध्यम है जो हम जल्दी से कुछ कहने में अपने को सक्षम पाने लगे हैं आजकल। हालांकि कविता कठिन विधा है और पहले से भी माना जाता रहा है कि ये किस्सा गोई से ज्यादा कठिन विधा कविता है। लेकिन आज का अगर आप एक
दृष्टि डालेंगे आज के लेखन पर, तो आप पाइएगा कि कविता ज्यादा लिखी गई है कहानियों के बनिस्पत। अगर ये देखा जाए तो कविताएं ज्यादा लिखी जा रही हैं। ये उसका ये कारण यही है कि उसमें जो अभिव्यक्ति है, एक तरह से वो कविता ना होकर के गद्य काव्य जिसको कहा गया, गद्य काव्य का एक प्रचलन मैं यहाँ कन्नड़ में भी देखती हूँ, और हमारे हिंदी में तो है ही, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी ये चल रहा है। ये एक नया लेखन का मैं देखती हूँ कि तरीका है, लोगों ने खोज निकाला है, क्योंकि अभिव्यक्ति जो है वो तुरंत करना है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तुरंत चाहिए। कुछ गलत हुआ और हम सब उससे विचलित हुए और तुरंत हमें कुछ अभिव्यक्त करना है, तो 4 लाइनें हमने लिखी और वहां हमने लोगों के सामने रख दी, चाहे हम वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखें, चाहे हम उसको संकलित करके पुस्तक के माध्यम से लेकर आए। तो ये हमारे लिए एक तुरंत अपने संवेदना को व्यक्त करने का माध्यम है। इस वजह से भी मैं सोचती हूँ कि कविता प्रचुर मात्रा में लिखी जा रही है। और दूसरा कारण ये है कि ये चूंकि मुक्त छंद का है, तो ये ज्यादा कहने में, एक बात कहने में आसानी सी लगती है, तो वो उसमें कहने की कोशिश की जा रही है। आपका प्रश्न है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भुला दे रहे हैं इस तरह की कविताओं को, या कहीं ऐसा कविता का नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानती हूँ। सारे रचनाएं ऐसी नहीं हैं। मैं अभी भी कहूंगी कि गंभीर विमर्श के साथ, गंभीर जो है समाज के उन सारे तत्वों को समेटते हुए गंभीरता से जो लेखन किया जाता है, चाहे वो कितनी भी सरल भाषा में की गई हो, बातचीत के भाषा में की गई हो, वह हमेशा लोगों को एक तरह से जागृत करती रहती है, उनको जगाने का कार्य करती रहती है। तो हाँ, बहुत सारी अभिव्यक्तियां हो रही हैं। ये एक महाकाश है, समझ लीजिए। जैसे कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह, पिंड और उपग्रह, उल्काएं घूमती रहती हैं, ठीक वैसे ही हमारा जो रचना का संसार है एक बड़ा महाकाश है। इसमें पता नहीं कितने लोग, न जाने कितने, पूरे विश्व भर में आप देखिएगा अपनी अभिव्यक्तियां अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी समझ, सोच, अध्ययन और क्षमता के अनुसार करते चले जा रहे हैं। तो ये वहां जाके घूम रहा है, वहां पर वो पूरा रोटेट कर रहा है। वो कहीं, मैं नहीं मानती कि ये कहीं खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं रहता है वो। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें से कुछ ही हैं जो आकर के विस्फोट करती हैं, तब हम समझते हैं कि हाँ, ये बड़ी सशक्त उल्का रही है और इसमें बड़ा पावर रहा, तो ये हमें दिखाई दे गया। तो ये अलग बात है। लेकिन ये सारे अभिव्यक्तियां जो है लगातार हो रही हैं और अभिव्यक्तियां होती रहनी चाहिए, ये मेरा मानना है। चाहे वो किसी भी विधा में हो, हम उसे हम सभी मैं नहीं मानती कि सारी ही रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत ही समेट लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है, या विमर्श करने का एक तरीका हो सकता है। साहित्य अभी तक जो हम लोग पढ़ते, सुनते, देखते या लिखने की कोशिश करते चले आए हैं, आप भी लिखती रहती हैं और हम भी देखते रहते हैं, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, तो वह एक गंभीर और बहुत ही तर्क के साथ और तथ्य के साथ और कथ्य के साथ, शिल्प के साथ उसका पूरा मुठभेड़ होता है, और उसके बाद जो है वो निकल के जो आता है वो हम कहते हैं कि ठीक है, साहित्य है। लेकिन जो सहज अनुभूति है, सहज अनुभूति और सरल अभिव्यक्ति जिसको कहूंगी मैं, वो दोनों जब हमारे सामने होता है तो हम उसे मुझे लगता है हमें उसे किसी खांचे में न बांट करके, यह एक प्रतिक्रिया है, यह एक ऐसी अभिव्यक्ति आई है जो शायद हमें जागृत कर रही है, हमें उस रूप में देखना चाहिए। चलिए, ये आपका बड़ा आशावादी दृष्टिकोण है कि कविता जनसामान्य से दूर नहीं हो रही है, कविता अभी भी अपना स्थान बनाए हुए है। मेरा अगला प्रश्न है उषा जी कि समकालीन साहित्य में हिंदी लेखन की सभी विधाएं सम्मिलित है ना, तो यात्रा वृत्तांत हो गए, आलेख हो गए,
ये समीक्षाएं हो गई, आलोचना हो गई, कहानी, कविता, ये तो है ही है। जी तो जी। मैं जानना चाहती हूँ दक्षिण में किस विधा पर अधिक कार्य हो रहा है, कहानी लेखन या कविता लेखन तक, या फिर यात्रा वृत्तांत और दूसरी चीजें भी लिखी जा रही हैं? देखिए, विशेष रूप से तो प्रचलित जो है वो कहानी ही है, उपन्यास ही है, विशेष जी प्रचलित। और ये हम जानते हैं कि ये हमारी भारतीय भाषाओं का ही एक स्वरूप मैं मानूंगी, साहित्य का एक विधा ऐसा मानूंगी जो अति लोकप्रिय है। जी। उपन्यास और कहानियां विशेष रूप से। कहानी। जी हाँ, एक समय था जब कविताएं बहुत जो है वो ऐसी लोकप्रिय थी कि लोगों की जुबान पर था। जैसे हम कहते हैं कि कामायनी लोगों की जुबान पर थी, जी निराला की राम की शक्ति पूजा लोगों की जुबान पर हो जाती थी। उसी तरह से महादेवी जी का है, बच्चन जी के, बहुत से ऐसे होंगे जो हमारे इतने साहित्य के इतने बड़े शिखर पुरुष हुए हैं, जिन लोगों ने ऐसी रचनाएं रची जो हमको बिल्कुल वो लगा कि सच है, और सच के बिल्कुल सच ही है, सच के करीब ही नहीं बल्कि सच ही है। सच तो ही उसको है। हमने, हाँ, उसको हमने हमेशा गुनगुनाया, गले से लगाए रखा, दिमाग से दिल से लगाए रखा, और हमने उसको आगे भी बढ़ाया। तो ये एक दौर था। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं तो कविताएं ज्यादा लिखी जा रही है, लेकिन क्रेज कहानी और उपन्यासों का ही है ज्यादा। ये अच्छा आप अच्छा। देखिएगा, अनुवाद भी उन्हीं के ज्यादा हो रहे हैं, कहानी और उपन्यासों के ही अनुवाद भी ज्यादा होते रहे हैं। ज्यादा। हाँ, ये अलग बात है कि कई भाषाओं में कविताएं भी आ रही हैं, कविताओं का जो है अपना एक स्थान है। मैं एक और चीज बहुत ही स्पष्टता से मानती हूँ आशा जी, कि किसी भी विधा को किसी भी विधा के साथ टकराव के अंदाज में हमें समीक्षा नहीं करनी चाहिए, देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक विधा मानवीय जो है संघर्ष, पीड़ा, जीवन और जगत को देखने का नजरिया को ही अभिव्यक्त करता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम उससे इससे कंपेयर करें, उससे उससे कंपेयर करें, यानी तुलना करें और कहें ये ज्यादा क्यों है, वो कम क्यों है। ऐसा नहीं मानती हूँ। ये एक दौर होता है जब केवल कविताएं कही जाती हैं। अब हमारे यहाँ अति प्राचीन काल में केवल कविताएं थी, उस समय तो सब कुछ केवल केवल गीत गीत। रूप में ही था। फिर बाद में जी गद्य का विकास हुआ, बाद में विधाओं का विकास हुआ। तो ये तो समय के साथ प्रवाहमान होता है। अभिव्यक्ति की गत्यात्मकता, वैचारिक गत्यात्मकता, दोनों ही समय के साथ प्रवाहमान रहता है। और एक और बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जो हमारी जो संवेदना है, वह जब खुद की घेरेबंदी से टूटकर बाहर आती है, मर्म में, जब दूसरों के मर्म में प्रवेश करती है, और जब हम उसको समझने और उसके प्रति जागृत होने लगते हैं, तो वहीं पर और फिर अगर हम रचनात्मक रूप से सक्षम हैं, तो हम अगर लेखन भी करते हैं तो वो हम आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये वो क्षेत्र आता है जहां पर हम इस तरह के मानवीय इन सारे संगतियों और विसंगतियों के अंतर में जाकर के उसके विवेचना को हम जब अपनी कसौटी पर कसते हैं और उसे लेखन में उतारते हैं, या फिर यूं ही अभिव्यक्ति भी देते हैं भाषण के रूप में। जी बहुत सारे अच्छे हमारे जो है वक्ता हैं, शायद उन्होंने बहुत कम लेखन किया है, लेकिन इतने अच्छे वक्ता हैं, आपको लगेगा घंटों आप उन्हें सुनिए, तो वह भी एक अभिव्यक्ति का रूप है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको ये कह दें कि अरे उन्होंने तो कुछ खास लिखा ही नहीं, वो तो बस बोलते ही थे। ऐसा हम नहीं कह सकते। देखिए, अभिव्यक्ति का मैं विशेष रूप से मानती हूँ कि अभिव्यक्ति के हर जो है हर प्लेटफॉर्म को हमें उतना ही स्पेस देना चाहिए जितना हम किसी भी एक विधा को देते हैं। तो हर एक का अपना एक यूनिकनेस है, उसका अपना एक निज गुण है, निज कर्तव्य है हर एक विधा का। जी जी जी। मेरा अगला प्रश्न है उषा जी, आपके संग्रह में किसान आत्महत्या पर कई कविताएं हैं। जी तो मुझे ये पूछना है कि आपने तो लिखा, वो संग्रह से पता चल रहा है पढ़ के कविताओं को, जी वहाँ दक्षिण भारत में वहाँ के साहित्यकार क्या किसान आत्महत्या की, जबकि आंध्रा में ही बहुत बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या हुई है, आंध्रा से लगा हुआ कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, तो क्या वहाँ के लेखक किसान आत्महत्या की इस बहुत बड़ी समस्या को नोटिस कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस स्तर तक नोटिस कर रहे हैं? और यह बड़ी, देखिए, क्योंकि ये ये बहुत छोटी समस्या है। जी जी, जी ये बड़ी जी समस्या है।
और वहाँ के कवि लेखक अपने साहित्य में इस समस्या को कैसे ला रहे हैं, और उसके साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि इसका जवाब देने के बाद आप किसान आत्महत्या पर अपनी एक आध कविता जरूर सुना दें। अवश्य। देखिए, मैं बहुत ही सजग रूप से और ये कहना चाहूंगी, बड़ी ही जिम्मेदारी से ये कहना चाहूंगी कि किसान पर लेखन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है जिस तरह के लेखन की अपेक्षा है, मैं ये बता रही हूँ। और ये हमारे लेखकीय क्षेत्र का सबसे कमजोर पक्ष मैं इसे मानती हूँ। जब हम समाज के हर व्यक्ति की उसके संघर्ष को, उसके पीड़ा को जब हम देख सकते हैं, तो हम इसको क्यों नहीं देखते, इस पक्ष के बारे में हम क्यों अनदेखा करते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये औद्योगिकरण, नगरीकरण, या ये जो बाजारवाद है, या भूमंडलीकरण, क्या कहेंगे आप इसे? ये एक बहुत बड़ा जो है ये प्रश्न है। ये मुझे लगता है हिंदी साहित्य में भी किसानों पर लेखन हालांकि कई लोगों ने किया है, अधिक नहीं है। वही उसी समय के लोगों ने, हालांकि रघुवीर सहाय जी हो या त्रिलोचन जी हो, उन सब में हम लोग देखते हैं कई लेखन हुए हैं। रेणु जी वगैरह का तो देखते हैं, आंचलिक कथाकारों में और या आंचलिक रूप से जो कवि हैं उनमें हम देखते हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से दक्षिण में देखती हूँ किसानों पर फीचर्स लिखे गए हैं। फीचर्स यानी अखबारों में जो लेख आता है, एक समीक्षा आती है, वो लिखे गए हैं, या फिर कुछ लेख एकाक आ गया है, कुछ डेटा वगैरह देते हुए कि हाँ यहाँ इतने मर गए, यहाँ ये हो गया, सरकार ने कुछ। लेकिन साहित्य में गंभीर विमर्श के रूप में या उसको गंभीरता से लेखन के रूप में नहीं लिया गया है, और ये इसकी बड़ी चिंता है, और ये इसे लिया जाना चाहिए। ये बहुत ही हाई टाइम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि ये बिल्कुल हम गले तक आ चुके हैं। अब हमें इस क्षेत्र को भी उतनी ही संजीदगी से, उतनी ही संवेदना से हमें इस क्षेत्र को भी देखना चाहिए और उसके प्रति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहिए। हाँ, कुछ कहानियां आई हैं। अगर आपने पूछा, चूंकि किसानों की आत्महत्या और समस्या पूछी, उस पर मैंने कहा, ऐसे तो गांव के अंचल की जो अपना एक संघर्ष होता है उस पर लिखी गई है, वो सब ठीक है। जैसे प्रेमचंद जी की हमारी शुरुआती कहानियां आती हैं कि किसान, एक लेबरर किसान है, यानी एक श्रमिक किसान है, और एक मालिक किसान है, उन दोनों के बीच का जो एक टकराहट है, एक के द्वारा दूसरे को शोषण है, या फिर फसलों के जो भी उनका अपना एक समस्या है, चाहे वो अकाल से हो, बाढ़ से हो, या दूसरे प्रकार के, या भूमि अधिग्रहण का मामला हो, या बहुत सारे। मुझे लगता है किसान की जितनी समस्याएं हैं उतनी समस्याएं किसी की नहीं है, और वे हमारे अन्नदाता हैं, और उनकी समस्याओं पर लिखा जाना, महत्वपूर्ण लिखा जाना अभी बाकी है, लिखा नहीं गया है, ऐसा मैं मानती हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं, वो हमें जरूर बताएं लिखा गया हो। हिंदी में भी वही हाल है, इधर भी लिखा गया है, नहीं लिखा गया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जिस स्तर तक लेके जाना था, जितना लिखा जाना था, उस टाइप से नहीं लिखा गया। वो समस्याएं उभर के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो मेरा अब मैं आपसे एक कविता सुनाऊंगी। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दिशाहीनता। इस कविता का नाम है दिशाहीनता। किसी बहते हवा के प्रतिकूल, किसी सत्य की बुनियाद पर ठहर कर, शिव धनुष का टूटना महज शौर्यशाली घटना नहीं थी। किसी बहते हवा के प्रतिकूल, किसी सत्य की बुनियाद पर ठहर कर, शिव धनुष का टूटना महज शौर्यशाली घटना नहीं थी। टूटी थी पीढ़ियों की अहमन्यताएं, शस्त्रीकरण का दंभ, क्षीण होते संकल्प, गहरे होते परिताप, और चिन्हित करना था कृषिकर्म के संघर्ष को। बालक का मिट्टी में निहित उर्वरा शक्ति हरियाली चादर उड़ा देती खेतों को। मिट्टी में निहित उर्वरा शक्ति हरियाली चादर उड़ा देती खेतों को। बालक सा कृषक इस उपहार से घर आंगन भर लेता। श्रम बिंदुओं से मुखर हो
खेत खलिहान हो जाते अक्षय पात्र। बहुत सुंदर, जहां बहुत सौंदर्य, सुंदर। जहां सौंदर्य वहां डर भी। शस्त्रीकरण में बदलने लगा काल, मलिन हुआ चेतना का ताल। एक नई आंधी ले आई, एक नई आंधी ले आई श्रमयज्ञ से पलायन की दहलीज पर। दिशाहीन सोच राजनीति की बलिवेदी पर। बची रह गई है अब, बची रह गई है अब उदासीनता, शोषण, बेगारी, भूमिहीनता, आत्महत्याएं, कृषक संस्कृति का अंतिम संस्कार। ये लिखते वक्त बहुत ही विषम था। और मैं जरूर बताना चाहूंगी कि राजा जनक की पीढ़ी के ही राजा निमि हुए थे। 22 पीढ़ी पहले राजा जनक, और निमि एक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने जो है कृषक के रूप में उन्होंने एक पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व किया, न कि एक राजा के रूप में। तो ये एक उदाहरण है जो हमारे पास हमारे इन पुराणों में दिखाई देता है। जी, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी कविता आपने सुनाई। अब मेरा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उसे दक्षिण भारत के में किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है? दक्षिण भारत के लोग, बहुत बार तो ये कहा जाता था, अब तो खैर वो स्थिति कम हुई है, कि हिंदी का बड़ा विरोध होता है दक्षिण में। हालांकि मैं गई हूँ दक्षिण में, मैंने ऐसा कुछ ज्यादा देखा नहीं, या हो सकता है उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाई जहाँ विरोध होता होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य का बढ़ावा दक्षिण भारत के लेखक लोग किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, इसमें कई चीजें गुथी हुई हैं। एक तो ये है कि दक्षिण भारत तो 4 भाषाओं से बन गई, उनको हम छोड़ते हैं। मैं अभी कर्नाटक की बात करती हूँ। कर्नाटक में अगर ये स्थिति देखूं, तो मैं यही देखूंगी कि आम जन में मातृभाषा के प्रति प्रेम लगाव तो है ही, जैसे हम सबको होता है, सबकी अपनी मातृभाषा के प्रति होनी भी चाहिए। देश की भाषा के रूप में यहाँ जितने भी संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, चाहे वो कन्नड़ा मीडियम के हो, अंग्रेजी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, उर्दू मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, सभी 14 सितंबर से लेकर के पखवाड़ा मनाते हैं और हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये एक प्रैक्टिस है। इस पर आप बहुत सारे तर्क भी निकाल सकते हैं कि ये तो बस दिखावा है, ये है, वो है, कुछ भी हो, लेकिन हिंदी को एक देश की देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में, सेतु की भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। अब सवाल है कि राष्ट्रभाषा का विरोध, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए विरोध क्यों होता रहता है? तो ये कुछ राजनीतिक अपने मामले हैं, कारण है। जिस दिन ये नेता चाहेंगे उस दिन कोई विरोध नहीं होगा। जनमानस में मैं ऐसा कोई विरोध नहीं देखती हूं, जब तक कि उन पर कोई चीज थोपा न जाए। कहने की बात को सही ढंग से अगर हम कहना सीखें या बताना सीख लें, तो शायद हमारे दिमाग में जल्दी चीजें चली जाती हैं। ये तो हुआ भाषा का परिप्रेक्ष्य। जब मैं यहाँ आई तो मैंने ये देखा कि एक तो भाषा हिंदी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही साधारण सा अनुभव है कि भाई हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी साहित्यकार होंगे ही उसमें। कुछ अनुवाद के भी हैं, कुछ अनुवाद कन्नड़ साहित्य के कुछ अनुवाद लिए गए हैं, जैसे बसवेश्वर जी का जीवन है, या उनके जो है वचन है, या फिर गोकाक जी, गोपाल कृष्ण गोकाक बड़े अच्छे लेखक रहे हैं, या उनकी जीवनी है, या इस तरह से बहुत से ऐसे लोगों के, अनंत मूर्ति जी की है, या बस हमारे जो है भैरप्पा जी की कहानियां हैं जो बड़ी बड़ी प्रचलित लोकप्रिय हैं, तो वो अगर हिंदी में हैं, तो वो अगर टेक्स्ट में आ गई हैं, तो ये अगर इनको छोड़ दें तो हम ज्यादातर रूप से हिंदी साहित्यकार को ही पढ़ते हैं, विशेष रूप से।
और मैं आपको बताऊं, और इतने चाव से कई लोगों को कंठस्थ होते हैं, बच्चन जी के, महादेवी की, जयशंकर प्रसाद के, ये कंठस्थ हुए रहे। जो हमारी पीढ़ी या हमारे पहले की पीढ़ी के हमारे जो शिक्षक हैं, यहाँ पर जो आचार्य हैं, गुरु हैं, जिन्होंने यूजी, पीजी और पीएचडी वगैरह कराए हैं, आज बहुत ही वो बिल्कुल जो है वरिष्ठतम मैं कहूंगी उम्र में पहुंच चुके हैं। वो उन सारे लोगों ने बड़े ही संघर्ष के साथ हिंदी भाषा और साहित्य को यहाँ संवर्धित किया है, बिना किसी भी भेदभाव के और बिना किसी भी लोभ लाभ के। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि तभी यहाँ पर हर शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो राज्य स्तर का हो, चाहे वह केंद्र का हो, उन सब में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। एक तो ये हुआ। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगी, हिंदी के पट्टी में आप देखिएगा विश्वविद्यालयों में ज्यादातर रूप से ऑनर्स है, तभी आप भाषाएं पढ़ते हैं, वरना आपके पास भाषा नहीं है। बच्चा जो बीएससी, बीबीए या बीए कर रहा है विभिन्न दूसरे भाषाओं के साथ, विषयों के साथ, वो उसके पास कोई भाषा नहीं है। तो भाषा तो वहीं खत्म हो गई। तो भाषा खत्म हो गई तो संवेदना खत्म हो गई, संवेदना खत्म हो गई तो अभिव्यक्ति नहीं रही। तो वो कहां से वो दूसरों के दुख को या कैसे समझ पाएगा पीढ़ी, और कैसे वो आगे बढ़ेगा, और कैसे सहारा बनेगा, और कैसे विमर्श निकलेंगे, कैसे आलोचना निकलेगी, आप ये समझ सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कर्नाटक में विशेष रूप से, यहाँ के कुछ दक्षिण राज्यों में भी, मुझे नहीं पता, और गैर हिंदी राज्यों में भी शायद पढ़ाया जाता होगा, जो है हिंदी 2 वर्ष हम यहाँ पढ़ाते हैं, जो है ऐच्छिक विषय के रूप में, ऑप्शनल के रूप में पढ़ाते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कन्नड़ भाषी बच्चे जो सेंट्रल से पढ़ के आते हैं, या आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट में भी हमारे यहाँ सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है, तो वहां भी वो पढ़ के आते हैं, तो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ऑप्शनल लेते हैं, वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई हो रही है। और आपने पूछा कि ये साहित्यकारों का क्या यहाँ पर कैसे लिया गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बहुल मात्रा में यहाँ साहित्यकार परिचित हैं, और बहुल मात्रा में उन पर कार्य हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे साहित्य के विषयों पर कार्य हुए जो शायद हिंदी पट्टी में भी नहीं हुआ होगा। नवलेखन के लेखकों पर कार्य होता है यहाँ पर, जितने भी नवलेखन पुरस्कार प्राप्त युवा लेखक हैं, उन पर काम हुए हैं बहुत से। तुरंत नए नए उपन्यास आते हैं, उन पर कोई भी अवार्ड होता है या उस उपन्यास की चर्चा बहुत होती है, तो उन पर काम होते हैं, चाहे वो ममता कालिया जी हो, चित्रा मुदगल हो, चाहे वो हमारी मृदुला गर्ग जी हो, या और भी जितने भी लोग, सोबती जी भी हैं, कृष्णा सोबती जी भी हैं, मालती जोशी हैं, सुधा अरोड़ा जी हैं, उन सब के कहानियां कहीं ना कहीं किसी न किसी पाठ्यक्रम स्तर पर रखी जाती है, और न केवल रखी जाती है बल्कि उन पर एमफिल है, पीएचडी है, मिनी प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट है, होते रहते हैं। तो और न केवल महिला, मैंने तो सिर्फ महिला साहित्यकारों की बात कही, यहाँ जितने भी पुरुष साहित्यकार हैं उनको भी यहाँ समान रूप से स्थान प्राप्त है, और उन पर जो है काम हो रहे हैं, विशेष रूप से बहुत सारे लोगों पर काम हो रहे हैं, और दलित चेतना पर भी काफी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, हो रहे हैं काम यहाँ। मेरे ख्याल से नाम याद नहीं आ रहा है, नेमाड़े जी पर काम हुआ है, यहाँ पर वाल्मीकि जी पर काम हुआ है, उनकी कविता तो हम लोग पढ़ाते भी रहे हैं, तो ऐसे बहुत से काम हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही निश्चल निष्पृह रूप से हिंदी के साहित्यकारों की स्वीकार्यता भाषा अकादमिक जगत में तो है ही, साहित्यिक जगत में भी जो भी हम हिंदी लेखक लोग हैं, कन्नड़ भाषी हैं, तो हम लोग जरूर उनको परिचित कराने का प्रयास करते रहते हैं अनुवाद के माध्यम से। और अनुवाद एक बहुत बड़ा सेतु है, और बहुत सारे जो हैं वो हिंदी के बहुत सी ऐसे ग्रंथ साहित्य कन्नड़ में अनुदित हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, भालचंद्र जयशट्टी जी हैं जिन्होंने बहुत प्रचुर मात्रा में अनुवाद किया है, सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी जी हैं, तिप्पेस्वामी जी हैं, बहुत सारे हमारे प्रभाशंकर प्रेमी जी हैं, उन्होंने तो बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में, उनको पुरस्कार भी प्राप्त है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वरिष्ठ हैं जिन्होंने बहुत से काम किए हैं, तो काफी स्वीकार्यता है। मैं कहूँगी हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद बहुत सा काम करना बाकी है।
क्योंकि हम सब बहुत जी तो बड़े संख्या में हैं। बाकी थोड़ा रहना भी जी जी, बहुत बाकी सारा रहना भी चाहिए उषा जी, आगे काम होते रहते हैं, होते रहे, कुछ बाकी रहे उस पे भी विचार होता रहे, ये बहुत जी, जरूरी है साहित्य में। जी, अगला प्रश्न, बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दक्षिण भारतीय कवि और लेखक जो हिंदी में काम करते हैं, हिंदी साहित्य पर काम करते हैं, हिंदी में काम करते हैं, उन्हें उत्तर भारतीय लेखकों की तरह स्वीकार किया जाता है क्या? ये तो यक्ष प्रश्न है ये कहूंगी मैं, क्योंकि ये तो वही प्रश्न हुआ कि भाई साहित्य में महिला को कितना स्वीकार किया जाता है। किया ये जाता ऐसा ही कुछ प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगी आपको। है। हाँ, चुनौतियां अधिक हैं हिंदी पट्टी के मुकाबले दक्षिण पट्टी में, क्योंकि इस भाषा में लोगों के बीच पहचान बनाना और मातृभाषा के साथ साथ मातृभाषा में उसको अनुदित करके उन तक पहुंचा करके इस भाषा के प्रति उनमें एक सम्मान भाव लाना, और ये तो यहाँ की चुनौती हो गई। अब वहां की हिंदी पट्टी में यहाँ का लेखक वहां कैसे अपनी पहचान बना पाता है, ये एक बड़ा ही दुस्तर मैं कहूंगी कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि अकादमिक रूप से तो लोग यहाँ के लोगों को वहां किसी वेबिनार में बुला लेंगे, कोई एक विषय पर बात करने के लिए कह देंगे, या किसी कमेटी में रख लेंगे, या कोई पुस्तक संपादित करवा लेंगे, या कर लेंगे, या शामिल कर लेंगे। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया मैं मानती हूँ। लेकिन जो लोग वास्तव में यहाँ पर काम किए हैं साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमारे वरिष्ठतम पीढ़ियों में आते हैं, जो शिक्षक भी रहे हैं, भाषाविद भी रहे हैं, और लेखक भी रहे हैं। उनको अपनी बात पहुंचाने में काफी समय लगा है। और मैं तो मानती हूँ कि आज हमारा ये मार्शल मैक्लुहान न होते तो शायद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म न होता और विश्व एक गांव नहीं बन पाता। तो इस तरह से हम पहुंच तो जा रहे हैं हर एक के पास अपनी बातें लेकर के। स्वीकार्य करने की बात यह होती है कि फिर ये होता है कि कितना इसमें गुणवत्ता है, कितना नहीं है। तो गुणवत्ता तो हर जगह है, हर भाषा में गुणवत्ता की बात होनी चाहिए, हर जगह उसके उद्देश्य और लक्ष्य की बात होनी चाहिए। तो ये कठिन तो है, स्वीकार्यता तो जल्दी नहीं होती, ये बात मैं मानूंगी। और हमारे पूर्व के वरिष्ठ साहित्यकारों ने भी ये माना है कि ये तो कठिन है। और विशेष रूप से एक बात और है, यहाँ के जो हिंदी के मौलिक लेखन में रहे हैं, जिन्होंने कविताएं लिखी, जिन्होंने कहानियां लिखी, और उसके बाद ऐसा हो गया कि अनुवाद कीजिए, अनुवाद कीजिए, और अनुवाद में ऐसा डाला वो अनुवादक बन के रह गए। मैं ये नहीं कहती कि अनुवाद बुरा है, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं। अनुवाद एक बहुत ही सशक्त और आवश्यक माध्यम है, हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरी भाषा की बातों को इस भाषा तक पहुंचाएं। और अनुवाद करना मुझे लगता है मूल लेखन से भी कठिन कार्य है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब हम मौलिक विचारधारा जब कोई लेखक या रचनाकार रखता है, तो उसकी रचनात्मकता को उसी दृष्टि से परखी जानी चाहिए जिस दृष्टि से अन्य हिंदी साहित्यकारों और लेखकों को परखा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ कि चाहे वो कोई भी भाषा हो, उस भाषा में लिखने वाला रचनाकार होता है, ये मैं मानती हूँ। और उस रचनाकार को उसी रूप में जाना जाना चाहिए, किसी और रूप में कम अधिक ऐसे। ये अलग बात है कि उनकी अपनी कितने योगदान रहे हैं, वो कितना जो है वो लोगों तक पहुंचने के जैसा दूरदर्शी लेखन रहा है। ये भले इसकी जांच होती रहे, आलोचनाएं होती रहे, समीक्षाएं होती रहे, लोग बात करते रहे, लेकिन अगर कहीं लिखा जा रहा है इन चारों राज्यों में लेखक, तो उनको जरूर सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, और उन पर बात की जानी चाहिए। ये मैं इसकी आवश्यकता समझती हूँ। कुछ तो शुरू हुआ है, ये भी मैं बताती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, आपका जो मूल प्रश्न है उस पर मैं आती हूँ कि हाँ, हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाने के लिए हिंदी पट्टी से ज्यादा श्रम गैर हिंदी पट्टी में करना पड़ता है, यह तो है। चलिए उषा जी, आज अपनी बड़ी सार्थक चर्चा रही, आपसे बात करके कई गांठें खुली, और मैं आपका तथा वनिका पब्लिकेशंस के नीरजा जी का आभार मानती हूँ। और
मुझे लगता है अभी ये संवाद समाप्त कर देना चाहिए। जी जी, तो मैं अब ये संवाद अपनी तरफ से समाप्त करती हूँ। मैं एक धन्यवाद। छोटी सी कविता के साथ नीरजा जी से यह विदा। आग्रह करती हूँ कि थोड़ा बिल्कुल सा समय, सुनाइए, 2 मिनट जरूर सुनाइए। और बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद जरूर सुनाइए। जी उसके बाद मैं अपनी बात जो है वो जी जी, समाप्त जरूर करूंगी। जरूर। आज की जो चर्चा रही है उसके लिए मैं आशा जी के प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आप स्वयं इतनी अच्छी कथाकार हैं, इतनी अच्छी आप लेखिका हैं, और आपसे मेरी मुलाकात चेन्नई में हुई है। मेरे ख्याल से 1-2 बार हुई होगी। 2 बार हुई, जी। हाँ, 2 बार हुई है, और हमने एक दूसरे के लेखन को समझा है, पढ़ा है, और जिसके द्वारा हम लोग जुड़े। और आज नीरजा जी ने हम दोनों को ये अवसर दिया कि हम कुछ ऐसा बात कर सके जो शायद आगे का प्रश्न बने। देखिए, साहित्य जी, में प्रश्न का बनना बहुत जरूरी है। प्रश्न बहुत बनेगा तो उत्तर निकलेगा। तो ये सिर्फ बहुत प्रश्न बनाने का एक छोटा सा प्रयास है। इसमें कोई बहुत बहुत ज्यादा यहाँ कोई अध्ययन को लाके नहीं रखा गया इस पूरे बातचीत में, या बहुत जी ज्यादा। हाँ, जो थोड़ा बहुत बातचीत होनी चाहिए जिससे हम आगे की सोच सकें, उसके लिए जरूर हम लोगों ने यहाँ पर समय थोड़ा सा बिताया है। हमारे जितने भी मित्र देख रहे हैं उनके प्रति तो मैं आभारी हूँ ही, और साथ ही साथ हमारी यह जो वनिका पब्लिकेशन है, आपके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। एक छोटी सी कविता, राजनीतिक कविता ही पढ़ूंगी मैं, क्योंकि परिदृश्य राजनीतिक रूप से बहुत ही उथल पुथल है, और बहुत सारे भ्रम हैं जो हम सब के बीच में हैं, जो दूर होते नहीं होते। कोशिश तो जारी रहती है लेकिन दूर नहीं होता। इस कविता का नाम है विकल्पहीनता। बहुत छोटी सी रचना है। स्वागत है। समाज की स्लेट पर लिखी है आज भी असहायता और विकल्पहीनता। समाज की स्लेट पर लिखी है आज भी असहायता और विकल्पहीनता, जो दोहराई जाती है हर बार ताजपोशी के बाद। आसमान चूमते नारों में धूल का काजल लगाए बैठी प्रजा चुपचाप फासलों की आड़ से तकती है। श्रम की भेंट चढ़ाकर भी व्यवस्था की मनचाही जोत में जुतने को विवश होती है। पीढ़ी का कसैला धुआं चतुरी और होरी के हिस्से का बादल है। यदि ये दमखम के साथ ललकारने लगे तो गर्वोन्मत्त राजनीतिबाज अपने अपने पाले में दुबक सुनियोजित षड्यंत्र के साथ इनको अमानव साबित करने में नहीं छोड़ते कोई कसर। प्रवंचना, दोहरी मानसिकता का यह दौर अंत का नहीं कोई छोर। प्रवंचना, दोहरी मानसिकता का यह दौर अंत का नहीं कोई छोर। एक ही सबक, या बदलो या मिट जाओ। एक ही सबक, या बदलो या मिट जाओ। बहुत बहुत आभारी हूँ नीरजा जी और आशा जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत करके। जी जी, और बहुत सार्थक। जी बिल्कुल, बहुत सार्थक और विशद चर्चा रही है, और विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट करते हुए उत्तर दक्षिण के, बल्कि मैं तो कहूंगी कि भले ही शैलियों में अंतर है जैसे आपने कहा, लेकिन हम पूरा भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मनोभावों के तल पे, संवेदनाओं के तल पे सब एक से है ना। हमारी थोड़ी बहुत चीजों में, भाषा में भले ही अंतर है, लेकिन मूलतः हम सब भावों के तल पे एक ही है। तो आपने काफी पहलुओं को समाविष्ट करते हुए, जैसे कि भाषा, साहित्य, संस्कार, लोक परंपराएं, तो इनको सबको आपने आज करीब करीब समाविष्ट किया है इस चर्चा में। और आपने बहुत प्रभावशाली आपके प्रश्न रहे हैं आशा जी, और बहुत ही बेबाकी से आपने उत्तर दिए हैं उषा जी। और हमारे जो जितने भी दर्शक हैं यहाँ, वे भी सब बहुत आपके जवाबों से और प्रश्नों से प्रभावित हैं, और आपको बधाइयां भी दे रहे हैं, और बहुत खुश हैं, और बहुत मन से सबने सुना है आपको। बल्कि उन्होंने एक आपको कृषि के ऊपर जो उपन्यास है संजीव जी का,
5 उसकी याद दिलाई है नीलम दीदी ने। हाँ बिल्कुल। हाँ, कि किसानों पे उनका जो उपन्यास आया है, तो इसी को ही आप कह रहे हैं किसानों पे कम लिखा गया है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछले वर्ष वनिका पब्लिकेशन के बैनर से एक किसानों पे लघु कथाओं का एक संकलन निकाला था। बिल्कुल जी। लघु कथा में किसान, क्योंकि कम, तो उसे पढ़ते हुए भी मतलब हम लिखते हैं, निकालते हैं किताबें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसानों तक तो वो चीजें पहुंचती नहीं है। उनकी समस्याएं हम तक पहुंचती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हम समाधान नहीं करते हैं। ना तो जनता के लेवल पे होता है कुछ, और ना सरकारों के लेवल पे होता है। नहीं, मैं ऐसे मानती हूँ, मैं ऐसे मानूंगी कि जब हम इस तरह की रचनाओं में किसानों के प्रति उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति देते हैं और उसके लिए जागृति के लिए जब हम आह्वान करते हैं, ये उन सब तक पहुंचती है जो या तो शोषण करता है, जो शोषक है, उस तक जब पहुंचती है, या फिर उस व्यवस्था तक जब पहुंचती है, तो बदलाव जरूर आता है। ऐसा नहीं है। हमें, मुझे लगता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई लेखन ही तभी है, लेखन की सार्थकता ही तब है कि उसका कोई प्रभाव पड़े, उसके लिखने का, उस समस्याओं को उठाने का कोई प्रभाव हो, सकारात्मक कदम उठाए जाएं। तो बहुत शानदार चर्चा रही, और मेरे एक ही बार के बुलावे पे आप लोगों ने मुझे आज मेरी इच्छा पूरी की कि आप हमें आपने अवसर दिया अपना। इसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, अवसर की कोई बात नहीं है, मंच बिल्कुल खुला है, आप ही का ही मंच है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो और आपने समृद्ध किया इस मंच को, तो ये मंच तो सदैव आपका ऋणी रहेगा, और हमारे दर्शक भी बहुत खुश हैं। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और साथ ही हमारे सभी उपस्थित साथियों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श तरीके से आपको सुना, और अपने विचार भी वो व्यक्त करते रहे, समर्थन भी जताते रहे साथ साथ। तो प्रश्न चूंकि कोई ऐसा ज्यादा नहीं है, चूंकि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आप ऑलरेडी दे चुकी हैं सब, तो इसलिए मैं दोबारा उन प्रश्नों को नहीं रखती यहाँ पे। तो आज की सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आभारी हूँ नीरजा जी, आशा जी, और हमारे सभी मित्रों के प्रति। इस संवाद के साथ इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि फिर कभी दोबारा आपसे कभी मुलाकात होगी, और आपके विचार जानने को, साझा करने को मिलेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, करते हैं चर्चा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।